हेलो बच्चों। तो इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ईएमआई। ईएमआई वो घर वाली ईएमआई नहीं है या गाड़ी वाली ईएमआई नहीं है, ये फिजिक्स वाली ईएमआई है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टॉपिक की शुरुआत एक सिंपल से क्वेश्चन से हुई थी कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इतना पता हो कि हमारा जो मूविंग चार्जेस है या फिर कोई भी करंट कैरिंग सोर्स होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ये चीज ओरेस्टेड ने ढूंढ ली थी कि हमारी जो करंट सोर्स है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके अराउंड। तो फेरेडे ने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया खुद से कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। जिस तरह से वेरिंग चार्जेस की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि नेचर में ज्यादातर जगहों पे सिमेट्री देखने को मिलती है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो क्या उनको अपने जवाब मिला, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या उन्होंने अपना एक लॉ एस्टेब्लिश किया माइकल फेरेडे ने। यही बात हम आज के लेक्चर में करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईएमआई को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, ईएमआई। देखिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे आपने अपनी फिजिक्स के बुक में जरूर एज ए फुल फॉर्म जरूर स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो तीनों वर्ड अपने आप में इसके बारे में हिंट दे रहे हैं टॉपिक के बारे में कि टॉपिक क्या रहने वाला है। इस टॉपिक से पहले यानी कि माइकल फेराडे के जो एक्सपेरिमेंट्स या लॉ के एस्टेब्लिश होने से पहले ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ही आपस में रिलेटेड नहीं है, ये अलग अलग तरह के प्रोसेसेस है। क्योंकि ऑरेस्टेड ने ये फाइंड आउट कर लिया था कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। बट फेराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको वेरी किया जाए तो हम इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उनका यही प्रिंसिपल बाद में जाके इलेक्ट्रिक जनरेटर का बेसिक बना। हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना सीखा, डायनेमो है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का जो कोर क्रेडिट हमें फेराडे को देना चाहिए कि फेराडे की वजह से ही आज की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का हमें प्रिंसिपल मिला हुआ है। तो कैसे ये पॉसिबल हो पाया उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आपसे कि फिजिक्स ऐसे नहीं है कि आपने हवा में कोई चीज बना दी, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड और वेरीफाइड वाला सब्जेक्ट है। तो ये चीजें यहाँ तक समझने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही ये यहाँ तक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है। तो पहले एक दो एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करेंगे, वहां से हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का और वहां से हम फेरेडे के लॉ को डिफाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बात की फेरेडे की। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। देखो, एक्सपेरिमेंट को आपको ध्यान से समझना होगा, वहां से आपको कोर कॉन्सेप्ट पता चलेगा। पहला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं हम इनका। तो जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या किया गया, ये आपकी कॉइल है एक, है ना। तो हमें पता है कि किसी भी कॉइल में अगर आपको टेस्ट करना है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर, जो सिर्फ ये बताता है हमें कि वहां पे करंट प्रेजेंट है या नहीं है। माइन्यूट करंट पे भी ये डिफ्लेक्शन देता है। इसके अराउंड आपको थोड़ा सा भी करंट कहीं पे दिख जाए तो ये क्या कर देता है, डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। ये आपकी कोई भी कॉइल होगी, इसको हम C1 कह देते हैं। तो इसके अराउंड अगर हम बार मैग्नेट को लेके आए तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे की कि जब इसके आसपास एक बार मैग्नेट को लाया जा रहा है, या आपका बार मैग्नेट इसका नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो जब उन्होंने इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लाया, मोशन में लाया, मतलब ये बार मैग्नेट है, अगर इसको इसकी तरफ लाया जा रहा था तो इस गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो की। क्या डिफ्लेक्शन की, जब आपका नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल आया, टुवर्ड्स द कॉइल आया, तो क्या हमें शो मिली, डिफ्लेक्शन हुई, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये डिफ्लेक्शन इस तरफ को हुई होगी। सपोज करो स्टार्टिंग में जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब हल्का से सुई ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। और जब इन्होंने ये जो मैग्नेट था पहले इस तरफ को लाया जा रहा है
और इस मैग्नेट जब इस तरफ लाया जा रहा था, तब यहाँ पर रेस्ट पे जब रोक दिया गया इसको, है ना, पहले इस तरह ले आ रहे थे तब डिफ्लेक्शन आ रही थी, जब इसको रुक गया तो डिफ्लेक्शन भी रुक गई। बट जब उन्होंने इस मैग्नेट को वापस ले गए, है ना, तब इसका मोशन जब बाहर की तरफ ले गए, तब फिर से हमारे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। बट इस बार जो डिफ्लेक्शन थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। पिछली बार ये यहाँ से इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, बट जब मैग्नेट दूर जा रहा था तो ये इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो वहां से एक चीज क्लियर हो रही थी कि ये तो है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, बट इसका एक फैक्ट नजर ये आ रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट तभी यहाँ पे जनरेट हो रहा था, तभी डिफ्लेक्शन शो हो रही थी जब ये मैग्नेट मोशन में था। जब इसको रोक देते थे या फिर रेस्ट कर देते थे इसके कॉइल के नजदीक, तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होती थी। और डिफ्लेक्शन का एक पैटर्न भी था कि जब नजदीक ला रहे थे तो एक तरफ को, जब दूर लेके जा रहे थे तो दूसरी तरफ को डिफ्लेक्शन। फिर उन्हें मैग्नेट को उल्टा करके देखा कि साउथ पोल को इस तरफ रख के देखते हैं और नॉर्थ पोल को उस तरफ। तो अगर इस मैग्नेट को इस तरफ लाया जाएगा तो फिर से क्या है, जब नजदीक लाया जाता तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और जैसे इसको दूर लेके जा रहे थे तो भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जो डिफ्लेक्शन होती है गैल्वेनोमीटर में, ये डायरेक्टली इंडिकेट करती है करंट को। इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई। मतलब माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। जैसे कि माइक्रो एम्पियर हो गया, आपका नैनो एम्पियर हो गया, मिली एम्पियर है, बहुत छोटे करंट को मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर बनता है। अभी तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ से बहुत हद तक हिंट मिल चुकी थी कि जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रही है। इसकी फर्दर उनको एक वेरिफिकेशन के लिए आप कह सकते हैं एक और एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट से हो सकता है कोई और फैक्टर आ रहे हो। अब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, इस कॉइल को वैसे ही रखा, ये जो C1 कॉइल है ये गैल्वेनोमीटर से ही कनेक्टेड थी G से। बट इस बार सेकेंड एक्सपेरिमेंट के दूसरी, इसकी जगह ऐसी कॉइल सेम टू सेम ऐसी दूसरी कॉइल लाई गई जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, जिसमें I फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्योंकि इससे पहले ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जस्ट इसकी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने यही वाला एक्सपेरिमेंट एक कॉइल की हेल्प से रिपीट किया। क्योंकि अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये कॉइल भी क्या है, अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। तो यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी हमारे पास, अगर इस कॉइल को भी इस गैल्वेनोमीटर के आसपास लाया जाएगा, अगर ये गैल्वेनोमीटर अब भी डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन आ रही थी, तो यहाँ पे भी वो डिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वही सोर्स है उस डिफ्लेक्शन का। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो यही पाया उन्होंने कि जब इस कॉइल को इसकी तरफ ला रहे थे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही थी, और जब इस कॉइल को इसे दूर लेके जा रहे थे तब फिर से डिफ्लेक्शन हो रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब इस कॉइल को रेस्ट पे रखा जा रहा था इस कॉइल के नजदीक, तो क्या हो रहा था, ये C2 मान लेते इस कॉइल को, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही थी। मतलब जैसा यहाँ पे हो रहा था, जब जब ये कॉइल मोशन में थी तो इस दूसरी कॉइल में बिना टच किए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। तो यहाँ से ये क्लियरली एस्टेब्लिश हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही है। बट अब ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का भी एक खास है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ मैग्नेट को रखेंगे तब डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे चला, क्योंकि जब जब हमारा मैग्नेट था, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, दिस प्रोड्यूसेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट और करंट कैरिंग सोर्स। जब जब वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मोशन में था तभी ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये चीज क्लियर हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स है, बट कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रोड्यूस हो रही थी इसके मोशन के कारण। यानी कि जब तक मैग्नेट अगर मोशन में नहीं है तब तक वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस करेगा, अगर उसको मोशन में रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा, उसकी वजह से करंट पैदा होगी, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी। वो कितनी होगी, वो थोड़ी बहुत होगी, बट इसका एक प्रिंसिपल समझ आने से हम इसकी एप्लीकेशन को बढ़ा सकते हैं, मैग्नेट के साइज को बढ़ाने से बड़े स्केल पे प्रोडक्शन किया जा सकता है।
अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। अभी इसको आप अच्छी तरह समझ के नोट कर लीजिए। तो मोटा मोटा में ये बात समझ आ गई कि क्या होगा जब जब मैग्नेट में एक रिलेटिव मोशन होगा, उससे एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। बट ये जो बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, उसके लिए क्वांटिटी डिफाइन होती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एक सिंबल होता है फाई, नीचे थोड़ा सा बी लिख देंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे अगर आपने मैग्नेट देखा होगा, इससे पहले आपको एक चीज पता होगी, मैग्नेट के जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हम ये मानते हैं कि मैग्नेट के अराउंड या कोई भी करंट कैरिंग सोर्स है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कुछ उनको हम इमेजिनरी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो अपने आप में कुछ क्लोज लूप होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कंटिन्यूसली मैग्नेट से होते हुए वो एक क्लोज लूप लगातार बनाती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल से आगे साउथ पोल पे खत्म होती है, बट एक क्लोज लूप होती है, लगातार वो साउथ पोल नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रही है और साउथ पोल की तरफ हम उनकी डायरेक्शन बनाएंगे, बट खत्म नहीं होती है। ये कंटिन्यूअस लूप्स होती है। बेसिकली हमारा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का कि हम ये मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड कुछ लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनके बारे में जरूर आपने जब बार मैग्नेट स्टडी किया होगा उसके बारे में पढ़ा होगा, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको पता होगी। इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि है तो मैग्नेट ही, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह की लाइंस की फॉर्म में ही हम सपोज कर रहे थे निकलती है। तो इन बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी आती है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स वर्ड होता है, ये कॉमन वर्ड यूज होता है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखते हैं जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस। फील्ड कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। कोई सा सरफेस ले लेते हैं, इस तरह का अगर मैं कोई सरफेस एरिया ले लूं कि इसमें से पर यूनिट टाइम कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स क्रॉस हो रही है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं। जैसे कि मान लो इस तरह की डायरेक्शन बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कुछ इस तरफ होगा, अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल जाती है, ये आपका कोई एरिया, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रॉस हो रही है। मैंने जानबूझ के इसमें ओब्लिक डायरेक्शन बनाई है ताकि आपको जो क्वांटिटी डिफाइन करना वहां पे एक एंगल आएगा थीटा। अब ये जो सरफेस एरिया एस है या चाहे ए है, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ठीक इसके परपेंडिकुलर बनेगा। दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एरिया। ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं सरफेस के। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस एरिया वेक्टर के साथ कुछ एक एंगल बनाएगी जिसे हम थीटा कहते हैं। आपने देखा कि पर यूनिट टाइम कितने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से क्रॉस हो रही है। इसका जो मैक्सिमम नंबर आता तब जब ये एग्जैक्टली पैरेलल होती है इस एरिया वेक्टर के, यानी कि जब जितनी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप सीधा आगे एरिया उसको रखोगे, एरिया वेक्टर को रखोगे, तो उससे बहुत सारी फील्ड लाइन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रॉस होती है। बट जब इस तरह से ओब्लिक जाती है तो कम लाइंस क्रॉस होती है। बट यहाँ मुझे एंगल को दिखाना था, इसलिए हमने एक स्पेसिफिक केस लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो इस क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, और जब इसको आप ओपन करते हो तो ये बनता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो एक स्केलर क्वांटिटी है जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। वेबर इसका यूनिट होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी इसका एक यूनिट होता है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसके यूनिट की वो नहीं देखना है, डब्ल्यू वी करके हम वेबर को लिखेंगे, और एक और भी होता है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप आराम से खुद कैलकुलेट करके देखोगे। अच्छा, इसके मैक्सिमम केस की बात कर रहा था मैं, व्हेन, क्योंकि आपको पता है कि जो थीटा है जब 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम होता है। 0 डिग्री होने का मतलब है कि बी पैरेलल होगा ए के, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी अगर इसी डायरेक्शन में हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अगर इसी डायरेक्शन में हो जाए, तो क्या होगा, इस सरफेस से मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, यानी कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा। उस केस में क्योंकि 0 होता है तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू उस केस में क्या आएगी, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए। तो ये आपके मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू रहती है कि
किसी भी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कितना क्रॉस होगा, ये इतना होगा। ठीक है, अब इसको रिलेट करते हैं फेरेडे के साथ कि जब इस तरह का मैग्नेट किसी भी कॉइल के आसपास ले रहा था तो क्या हो रहा था, यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस है, अगर मेरी कॉइल यहाँ पे थी तो ये फील्ड लाइंस क्या इस कॉइल से क्रॉस हो रही थी, और जब इसको हम दूर या नजदीक ला रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो वेरी हो रही थी अलग अलग टाइम पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बनाऊं यहाँ पे, तो फेरेडे के केस में क्या हो रहा था, अगर ये फील्ड लाइंस हम माने और ये हमारी कॉइल है जो उसमें गैल्वेनोमीटर इस तरह से अटैच था, तो हो क्या रहा है, जब इसको आप नजदीक ला रहे हो तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से इंटरेक्ट हो रही है, और जब इसको दूर लेके जा रहे हो तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल से इंटरेक्शन होने वाली वो कम हो रही है, और इससे क्या हो रहा है कि वेरिएशन पैदा हो रही है, कम ज्यादा वाला वेरिएशन पैदा हो रहा है, कि उस वेरिएशन की वजह से ही आगे जाके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब इसको आप रेस्ट पे रहोगे तो क्या हो जाएगा, एक फिक्स नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर जाएंगी इसको, है ना, जब फिक्स रखा तो 10 लाइन 10 ही क्रॉस होंगी, बट जब इसको नजदीक या दूर लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में वेरिएशन आएगी, वही वेरिएशन आगे जाके आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करती है। अच्छा, यहाँ पे इंडक्शन वर्ड आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो समझ आ गया आपको, इलेक्ट्रो वर्ड आया इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटो वर्ड आया मैग्नेटिज्म से। इंडक्शन का मतलब था किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिफिकेशन करना विदाउट उसके फिजिकल कांटेक्ट के। यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, हम मैग्नेट को टच नहीं करेंगे कॉइल के साथ, ये मैग्नेट हमेशा फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये इसके नॉन फिजिकल कांटेक्ट से ही प्रोडक्शन होगी इसका, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड कहा गया है। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे फेरेडे ने अपने लॉ में एस्टेब्लिश कर लिया, इसको अच्छी तरह समझ के नोट कर लीजिए। तो ये हमारी कुछ स्टोरी बन जाती है यहाँ तक की कि रिलेटिव मोशन से हमने सीखा वेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी, वेरी मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। अभी जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड थी इसको हमने एक फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर दिया है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होना चाहिए, वेरिंग होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फेरेडे ने एक लॉ की फॉर्म में देखते हैं, हम उसे कहते हैं फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडेज लॉ। उन्होंने कहा कि जो वेरिंग मैग्नेटिक या टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जैसे कि देख सकते हो आपकी जो एप्सिलॉन है, इससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो फेरेडेज लॉ क्या बोल रहा है, देखो पहले इसको लिख लेते हैं कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ will be produced in a coil due to varying magnetic field, varying magnetic field, magnetic field। तो अभी हमने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमने बोला फाई इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग टू द सरफेस, इसकी वेरिएशन को ऐसे शो किया जाएगा। देखो टाइम के साथ अगर वेरिएशन मुझे बतानी है तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से बताऊंगा, टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कैसे चेंज होती है हम उसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से बता सकते हैं। और यही अपने फेरेडे ने अपने लॉ में कहा कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज है यही क्या प्रोड्यूस करेगा, आगे जाके ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। बट आपको डिफ्लेक्शन अगर याद होगी तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये क्या होगी, यहाँ एक नेगेटिव साइन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो डिफ्लेक्शन है ये उस मोशन से ऑपोजिट रहती है, जिस तरह का मोशनलिटी मोशन है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होती है, क्यों होती है बाकी बाद में जाके लेंजेस लॉ ने एक्सप्लेन किया। बट इसका वेरिएशन है, जब जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको रिप्रेजेंट करते हुए मिल जाएगा। और ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई थी। नेगेटिव साइंस ये क्या इंडिकेट करता है कि जो डिफ्लेक्शन है विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब सेम तरफ को डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। अगर आप मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे हो तो डिफ्लेक्शन एक तरफ को आएगी, दूर ले जा रहे हो तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। रिलेटिव मोशन से ऐसा नहीं है कि आपको एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगी। इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि अगर ये वाला लॉ है, ये जब आपकी कॉइल में एक ही टर्न है तो ये लॉ रहेगा। अगर इफ देयर आर n टर्न्स, इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, तो आपका जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ सिंपली वो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी फाई ओवर डी टी। तो ये फेरेडे का फाइनल लॉ है। इस नेगेटिव साइन को बाद में जाके लेंजिस ने अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इस नेगेटिव साइन के आने का क्या मतलब है, क्यों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये नेगेटिव नेचर का होता है। अब एक चीज और ध्यान रखनी होगी आपको, ये जो डी फाई ओवर डी टी है इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरिएशन अलग अलग तरीकों से भी की जा सकती है, जरूरी नहीं आप कॉइल के मोशन से या मैग्नेटिक इमोशन से ही इस फ्लक्स को वेरी किया जाए। इसको उस कॉइल की शेप, जो कॉइल करंट कैरिंग सोर्स है ना, ठीक है, जो सोर्स है उसकी शेप को चेंज करके भी हम इस फ्लक्स में वेरिएशन पैदा कर सकते हैं। शेप चेंज करने का मतलब उसको स्ट्रेच करके, उसको श्रिंक करके किसी भी तरह से, मतलब जो उसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उनको कम ज्यादा करना है, वो वेरिंग होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट में आपको क्या हो जाता है, अगर फाई देखो कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पे अगर वेरिएशन देखिए फाई अगर कांस्टेंट हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस अगर फिक्स कर दें हम, तो उससे क्या हो जाएगा, डी फाई ओवर डी टी, कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाता है और आपका ऑटोमेटिक ईएमएफ भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वहां से पॉसिबल नहीं, ये रिलेशन तभी वैलिड होगा जब ये डी फाई ओवर डी टी वेरिएबल होगा। फाई को वेरिएबल ही होना पड़ेगा, इस फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या होना पड़ेगा, फाई को क्या होना पड़ेगा, वेरिएबल ही होना पड़ेगा, टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, तभी इसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। और अब ये फेरेडे का लॉ एस्टेब्लिश होगा, इसकी हेल्प से आप ईएमएफ निकाल सकते हो किसी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लेंजिस लॉ को डिस्कस करेंगे। तो हमारी स्टोरी यहां तक पहुंच चुकी है कि रिलेटिव मोशन से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको हम डी फाई ओवर डी टी से लिखेंगे और उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। अब उस इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन भी है जो फेरेडे ने बताया कि जो एप्सिलॉन है वो माइनस डी फाई ओवर डी टी के बराबर होने वाला। अब जो एक्सप्लेनेशन बचती है वो इस नेगेटिव साइन की बचती है कि ये नेगेटिव साइन को कैसे एक्सप्लेन किया, और उसके लिए एक जर्मन फिजिसिस्ट थे लेंज, उन्होंने अपना एक लॉ बताया। ये भी एक्सपेरिमेंटल लॉ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को करके देखा कि ये जो ईएमएफ है इसमें नेगेटिव साइन या ये करंट की डायरेक्शन को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। देखिए इस चीज को हम एक फिर से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं, वही वाला एक्सपेरिमेंट जो फेरेडे ने किया है। अब इसमें हम करंट की डायरेक्शन को नोट करेंगे। ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत सारे क्लोज लूप होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बाहर में और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो उनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ रहती है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, सॉरी। तो इस तरह से ये अंदर की तरफ रहता है, यहाँ अंदर की तरफ रहता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो कॉइल था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी डिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे देखी थी गैल्वेनोमीटर में। अब यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा, अब उसकी डायरेक्शन हमें नोट करनी पड़ेगी, वो डायरेक्शन कैसी थी। अब ये कॉइल है, इसमें दो तरह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है, या तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज या तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो सकता है। आपने एक चीज सीखी होगी जब आपको 10th वगैरह में बताया जाएगा था, कॉइल में जब भी करंट प्रोड्यूस होता है तो हमने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि जब इस कॉइल में भी करंट फ्लो होगा तो इसके भी दो पोल्स बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। तो वो नॉर्थ और साउथ पोल कैसे एस्टेब्लिश होंगे, उसके लिए बताया जाता है आपका जो राइट हैंड है, अगर आपकी करंट इस तरफ को फ्लो कर रही है, यानी कि आपकी करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल इसके इस फेज में होगा और साउथ पोल उस फेज में होगा। अगर इसमें क्लॉकवाइज होगा, थंब इस तरफ को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका जो साउथ नॉर्थ पोल है लेफ्ट को होगा, साउथ पोल राइट को होगा। तो अब जो नोटिस किया गया, देखो वो ध्यान से देखना अब आपने, तो जब इस मैग्नेट को नजदीक लेके आया जा रहा था तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रही थी वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही थी। तो अपने हाथ में एक कंगन या कोई भी चीज जो एक रिंग की फॉर्म में होती है, कॉइल की फॉर्म में, उसको अपने हाथ में देख के रख सकते हो आप। अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या होगा, अगर उसमें इस तरह का रूल लगाया जाए, जो राइट हैंड थंब रूल है, कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, तो थंब आपका इस तरफ को इंडिकेट करेगा, यानी कि इस कॉइल का जो फेस है, जो मैग्नेट को फेस कर रहा है, उसमें क्या आ जाएगी, उसमें नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, यानी कि नॉर्थ पोलैरिटी इधर आ जाएगी और साउथ पोलैरिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो अगर अब इस कॉइल में जो पोलैरिटी है, इस तरफ को नॉर्थ आ रही है, इस तरफ को साउथ आ रही है, ये कब आ रही है, जब मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आ जा रहा है।
अब होगा क्या, जब मैग्नेट बहुत नजदीक आने की कोशिश करेगा तो ये नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये मैग्नेट बहुत नजदीक नहीं लाया जा सकता, एक रिपल्शन फील होगी यहाँ पे, जो भी ऑब्जर्वर इसके नजदीक ले रहा है तो वो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्थ पोलैरिटी आ चुकी है। अब ये नजदीक आ रहा है तो इसको रिपल्शन फील हो रही है। जब इसको हम दूर लेके जाएंगे, इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाएंगे नॉर्थ और साउथ, तब क्या हो जाएगा, तब इस करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इस कॉइल में। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूं। तब इसमें जो कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने का मतलब अब जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। अब जो थंब है वो मेरा इस तरफ को इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड में इसमें साउथ पोलैरिटी आ जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, और साउथ राइट साइड में आ जाएगी। अब ये जो साउथ पोल है वो क्या करेगा, वो इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इस केस में आपकी रिपल्शन हो रही है, इस केस में आपकी अट्रैक्शन हो रही है। अब क्या है कि जब इस मैग्नेट को दूर लेने की कोशिश कर रहे थे वो, तब उनको अट्रैक्शन फील हो रही थी। जब इस मैग्नेट को बहुत नजदीक लाया जा रहा था तो एक डिस्टेंस के बाद एक रिपल्शन महसूस हो रही थी। जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्शन फील हो रही थी। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक करंट है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा ऑपोजिट सा बिहेवियर है। जब मैग्नेट को नजदीक लेके जा रहे हैं तब वो रिपेल कर रहा है, जब मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब हमने सीख लिया था कि जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हो रही है, कि इससे जो फील्ड लाइंस आ रही है वो कम ज्यादा हो रही है। अब ये जो प्रोड्यूस हो रही है करंट, वो करंट भी क्या है, वो भी अपने आप में एक मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही होगी, जिसमें एक अपोजिट पोलैरिटी आ रही है। तो यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पोलैरिटी होगी, है ना, पोलैरिटी किसकी, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ऑब्जर्वेशन से देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, ये लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो नया ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी जो पोलैरिटी इस तरह की होगी, सच दैट इट विल अपोज, ये अपोज करेगा, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो, कुछ बुक्स में लिखा होता है इट विल अपोज इट्स कॉज। बेसिकली जो इसका कॉज था जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी भी होती है, कई बार इसको ऐसे भी सिंपल भाषा में कहते हैं हम कि लेंजेस लॉ को, इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, पूरी तरह से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट विल अपोज इट्स कॉज। ये दोनों स्टेटमेंट सेम चीज को बता रही है। देखो, लेंजेस लॉ का मेन काम क्या है, वो पोलैरिटी या डायरेक्शन बताएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, वो उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी, वो उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। और इस केस में जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वही उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का रीजन था। तो हम ये कह सकते हैं जो भी नया ईएमएफ होगा वो अपने बेसिक कॉज को ही अपोज करने की कोशिश करेगा। ये वाला लॉ एक्सपेरिमेंटली बहुत जगह में ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे भी इस प्रोसेस के दौरान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। तो नई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, वो क्या करेगी, वो अपने कॉज, जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है, उसको ही अपोज करने की कोशिश करेगी। और यही हमारे पास लेंजेस लॉ था। ये लेंजेस लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें जब हमें इसको मूव करना होता है, मैग्नेट को आगे पीछे इसके, तो हमें कुछ वर्क डन करना होता है। वही वर्क डन आगे जाके इस कॉइल की हीटिंग इफेक्ट, या फिर जिसको आप जूल हीटिंग कहते हो, उस फॉर्म में नजर आता है। यानी कि जो हमारा वर्क डन है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे कोई क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं होती एनर्जी की, इसलिए जो एनर्जी वो कंजर्व रहती है। तो ये लॉ है, लेंजेस लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो कंक्लूड करते हैं अपनी आज की डिस्कशन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आज हमने सीखा। जैसे मैंने आपको कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू किया था फेरेडे ने, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से वापस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते थे, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि यस, दिस इज पॉसिबल। कैसे देखा उन्होंने, कि जो रिलेटिव मोशन था मैग्नेट का, या फिर आप कह सकते हो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, जो भी आपका सोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो सोर्स होगा, जब जब में उसमें रिलेटिव मोशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हमने फ्लक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा, मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया।
फ्लक्स का ध्यान रखना आपको, बी ए कॉस ऑफ थीटा की फॉर्म में आता है। और जब इस फ्लक्स को हमने टाइम के साथ वेरी किया तो वेरी होते हुए देखा तो उसको हमने डी फाई ओवर डी टी से देखा और उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई। उस इलेक्ट्रिक करंट को फैराडे ने अपने मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट किया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। नेगेटिव साइन को उन्होंने बताया कि ये ईएमएफ के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इस नेगेटिव साइन को फर्दर लेंज ने अपने लॉ में वेरीफाई करके बताया कि नेगेटिव साइन एक्चुअल में यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है, कि उन्होंने बताया कि जो भी नया ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी, वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी, यानी कि जो उसका कॉज है उसी को ही अपोज करेगी। और ये लेंजेस लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारे पास ईएमआई का। आई होप कि आपको इसमें जो जानकारी है वो पसंद आई हो, ईएमआई का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। नई क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, थोड़ा रिवाइज कीजिए, थोड़ा अपना एनसीईआरटी की बुक है उसको मैं रेकमेंड करूंगा, उसमें इन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स आप देख सकते हो। थैंक यू।